ऑफ वेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसके फॉर्मूले सबको याद रहते हैं लेकिन समझ में किसी को नहीं आता है ये, इसलिए इसको बहुत ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझना कि किस तरह से वेक्टर्स का रिजोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर हमने बताया था क्या होता है, एक एरो होता है। ठीक है, अब उस एरो को अगर आपको मेजर करना है, उसको कुछ एनालाइज करना है, तो आपको उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेना होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी वेक्टर को एक अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लें, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस वाले में, तो उसको किस तरह से रिजोल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस, वो हमें सीखना होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, कि एक वेक्टर को आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे एडजस्ट करें। ठीक है, ये चीज यहाँ पर हमें सीखनी होती है। तो क्या होता है, पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं। आपको पता है एक्स वाई जेड एक्सिस आपके होते हैं, है ना, इस तरह से। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर आपको एक पॉइंट सपोज यहाँ पे है, यहाँ तक जाना है आपको, ठीक है, ये 3D में पॉइंट है, तो आप पहले क्या करेंगे, आप एक्स की तरफ जाएंगे, है ना। सपोज ये हमारा एक्स की तरफ आप सपोज गए 3 यूनिट, ठीक है, फिर जेड की तरफ आप आए, सपोज यहाँ पर आप 2 यूनिट और आए, यानी कि एक्स की तरफ आप 3 यूनिट आए, यहाँ तक ये आपका 3 यूनिट है, और यहाँ पर आप 2 यूनिट आए। फिर आप ऊपर चले गए वाई की तरफ, सपोज 5 यूनिट आप ऊपर चले गए, तो ये जो पॉइंट आपका है इसका लोकेशन क्या हुआ, आप एक्स पे 2 गए, वाई पे 3 गए, वाई पे 5 गए, और जेड पे 3 गए, तो 2, 5, 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए इस पॉइंट के। ये होता था आपका एक्स वाई जेड, जो आप किसी पॉइंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आप सोचो यहां पर क्या होता, हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कि आपका जो P होगा इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। P का पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये हमें देखना होता है। ठीक है, तो हम इस केस में जब हम करते हैं, जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं अलोंग द एक्सिस, तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर्स लेते हैं अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है आपका यूनिट वेक्टर आपको पता है क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है उसे हम बोलते हैं आई कैप, वाई के अलोंग जो होता है उसे हम बोलते हैं जे कैप, और जेड के अलोंग जो होता है उसे हम बोलते हैं स्मॉल के कैप। तीनों स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये z है, तो इधर आपका होगा ये आई कैप, ये आपका जे कैप, और ये आपका के कैप। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ पर हम कितने यूनिट आए हैं, 1 2 3 यूनिट आए हैं, है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 आई कैप। वो लोग क्लियर है कि नहीं। फिर y की तरफ आप 2 यूनिट आए हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 जे कैप, और k की तरफ z की तरफ आप 5 यूनिट गए हैं, तो आपको लिखेंगे आप इसको 5 के कैप। तो जब हम OP को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप, है ना। तो अगर कोई पॉइंट आपके पास है एक्स वाई जेड एक्सिस, मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में लिखा हुआ है, सपोज लिखा हुआ है आपका 2,6,3, ऐसे मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, 2,6,8 लिखा हुआ है, जो भी है, तो इसको इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, अगर मान लो सपोज कोई पॉइंट है 3,9, तो इसमें क्या होगा, अब 2 लिखे होते हैं इसका मतलब x और y लिखे होते हैं, है ना। अगर आपका 2 लिखे होंगे मतलब x और y ही है, वो yz या xz नहीं होगा। अगर yz लिखना होगा तो 0, ऐसे लिखेगा इसको। ठीक है, तो ये x 0 हो गया, y और ये z हो गया, है ना। एक्चुअल में ये 3,9, 0 है, लेकिन अगर सिर्फ 2 लिखे हैं मतलब x और y की बात हो रही है, z की बात मतलब 2 एक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3i प्लस 9j। इसको हम क्या लिखेंगे, 0 हो गया तो i वाला टर्म नहीं लिखेंगे, चाहे तो इसको लिखो 0i प्लस 3j प्लस 9k, या इसको हम लिख सकते हैं 3j प्लस 9k, ऐसे। तो ये होता है किसी का पोजीशन वेक्टर लिखना, किसी पॉइंट का। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई आपको। तो किसी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हम देखेंगे वो एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट गया, जितने यूनिट गया उसके साथ हम आई कैप लिख देंगे, वाई पे कितना गया, जितने यूनिट गया उसके साथ हम जे कैप लिख देंगे। भाई एक यूनिट वेक्टर कितने का है, 1 का है, तो 3 कितने हो गए होंगे, 3i के हो गए, 3 इंटू यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 3 इंटू, मान लो आप जा रहे हैं, सपोज आप ए यूनिट्स जाते हैं। ठीक है, ए यूनिट्स अगर आप एक्स एक्सिस में गए तो ए इंटू यूनिट वेक्टर्स इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज आई कैप, ए आई कैप। वाई में गए तो ए जे कैप, जेड में गए तो ए के कैप। ये आपका होता है पोजीशन वेक्टर लिखना किसी पॉइंट का। ठीक है, तो आपको अगर कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए, सपोज यू हैव पॉइंट x, y, z, then the position vector of the point will be, r vector will be x I cap plus y j cap plus z k cap। ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है,
अब हमने पोजीशन वेक्टर बना लिया कि जो आपका ओपी पोजीशन वेक्टर होगा कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर इसको ओपी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ये आपका ये जो है आपका ये आपका पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का, इसको ओपी वेक्टर बोल दो या आर वेक्टर बोल दो, तो आपके ऊपर है कि आप उसको किससे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो ओपी वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है ये आपका है 2i प्लस 5j प्लस 3k, क्या क्लियर। तो इस तरह से आप किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस वेक्टर को जो हमने निकाला है 2i प्लस 5j प्लस 3k हो सकता है, या इसको आप बोल सकते हैं, वो बाद में बोलेंगे क्या बोल सकते हैं दूसरे तरीके से इसको जो समझाएंगे तब, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपने पोजीशन वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर के देखने हैं कि x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में और z की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या क्या होंगे। क्या सपोज आपको सीधा सीधा यही वेक्टर दे दिया जाता 2i प्लस 5j प्लस 3k, इसका बोलता है x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में क्या है और z डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 2, y में होगा 5 और z में होगा 3, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अच्छे से बना करके, दोबारा से ड्रॉ करके देखो। तो आपको इस बार क्या बोला गया है, 2D में बनाते हैं पहले, थोड़ा सा आसान समझ में आएगा तुम्हें। ये सपोज तुम्हारा 2 डायमेंशन में ही बना रहे हैं ताकि थोड़ा इजीली समझ में आए। पहले ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। सपोज एक पॉइंट आपका है, दिस इज अ पॉइंट, ठीक है। ये जो आपका है P और इसका पोजीशन वेक्टर आपका हो गया ये OP, ठीक है। ये आपका पोजीशन वेक्टर है। अब हम देखते हैं इसे कंपोनेंट x की डायरेक्शन में कितना आएगा और y की डायरेक्शन में कितना आएगा, ठीक है। तो सपोज यहां से ये एंगल बना रहा है अल्फा, x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा। तो p का जो कंपोनेंट आएगा, सपोज इसका जो मैग्नीट्यूड है ये a है, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा अलोंग x एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन आने वाला है, ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन आएगा x एक्सिस के ऊपर वो कितना आएगा a। देखो ये cos, अगर हम इसके अंदर इस पॉइंट को मान लो हम बोल देते हैं p डैश, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल OP डैश p में देखें तो आपका cos अल्फा क्या होगा, बोलो cos अल्फा होगा आपका OP डैश डिवाइडेड बाई a। तो इसका मतलब OP डैश क्या आएगा आपका a cos अल्फा, ठीक है। और ऐसे ही जो आपका ये क्या जाएगा आपका a cos अल्फा। तो ये जो कंपोनेंट आपका है इधर, इसका ये क्या गया आपका a cos अल्फा। ऐसे अगर इसका हम एक इस तरफ देखें प्रोजेक्शन y एक्सिस पे कितना आया है ना, तो ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक है। तो आपका ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ आपका अल्फा हो गया। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे, दूसरे वाले में इसको सपोज हम बोल देते हैं p डबल डैश, तो इसमें अगर देखोगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, बोलो ओ p डबल डैश बाई ओ पी। तो क्या मिल जाएगा बोलो, ओ डबल पी डैश आपको मिल जाएगा ओपी। ओपी कितना है ए है, ए साइन अल्फा, ठीक है। तो इस तरफ कंपोनेंट आपका क्या हो गया ए साइन अल्फा। अब बार बार आपको इतनी नौटंकी नहीं करनी है, आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक ऐसे वेक्टर कोई गया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है सपोज कुछ भी हो सकता है ABCD A है, और यहाँ से ये एंगल बना रहा है थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग आता है जो होता है A cos थीटा, और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग आता है जो होता है A साइन थीटा। अच्छा ये ध्यान रखना है, इसका जो थीटा के साथ वाला होगा कंपोनेंट, जो थीटा के साथ वाला ये कंपोनेंट होगा, ये कॉस लिखा जाएगा और दूसरा वाला साइन लिखा जाएगा। सपोज इसी को वैसे बोल देते तुमसे कि ये इस तरह से होता, ये y है, ये x है, ठीक है, और ये आपका वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a है, और ये एंगल थीटा इधर से बना रहा है। तो ये कंपोनेंट जो होता है ये आपका a cos थीटा होता, और ये कंपोनेंट आपका क्या होता है, ये sin थीटा होता। तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वेक्टर का वो आपका cos थीटा लिखा जाता है और दूसरा वाला sin थीटा लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज होती है आपकी, बोलो क्लियर है। तो इसका जो कंपोनेंट आपका है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है उसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू a cos अल्फा, और y डायरेक्शन में क्या गया बोलो a साइन अल्फा। क्या ये बात क्लियर हुई, बोलो क्लियर है। या इसी चीज में थोड़ा सा और हम दूसरे तरीके से बता दें, अगर इसको सेम कहानी को थोड़ा सा हम ऐसे सोचो कि इसी चीज में क्या होता, ये आपका x है
y है, x है, और ये आपका वेक्टर है, ठीक है। ये एंगल अल्फा सपोज है, ये एंगल सपोज बीटा है, ठीक है। और ये आपका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, इसका ए वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या आया, ए कॉस अल्फा, बोलो आया कि नहीं आया, एक्स इज इक्वल टू एक, और वाई डायरेक्शन में क्या गया, तो देखो अभी यहाँ पर बीटा जब दे रखा है ऑलरेडी, तो हम क्या लिख देंगे इसको, ए कॉस बीटा, ए कॉस बीटा होगा कि नहीं होगा, तो ए वाई क्या हो गया आपका, ए कॉस बीटा। तो जब हम ए को लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में कितना गए हम, ए एक्स गए कि नहीं गए, तो ए एक्स आई कैप, और वाई में कितना गए हम, ए वाई जे कैप। ये ए वेक्टर को ऐसे तो लिखा जाएगा, या हम लिख सकते हैं ए एक्स की जगह पर ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप। क्या ये बात क्लियर हुई है ना। तो अगर आपके पास एक वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है और वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है, तो उसका जो वेक्टर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, ए कॉस अल्फा आई कैप ए कॉस बीटा जे कैप। सपोज उसको तीनों एक्सिस में ले लें कि वो जेड एक्सिस से भी कुछ एंगल बना रहा है गामा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप, और अगर जेड एक्सिस से वो गामा एंगल बनाता है तो ए कॉस गामा के कैप, है ना। ए कॉस अल्फा को हम बोल सकते हैं एक्स, एक्स क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स आई कैप। ए वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ए जेड क्या है आपका, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। इस तरह से आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये 3D वाला कहो तो हम आपको अच्छे से थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं, देखो ऐसे समझो इसको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। आपके पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, ये सपोज कर लो आपका ए वेक्टर है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके कितने क्या क्या कंपोनेंट होंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। तो सपोज कर लेते हैं हम कि ऐसा समझो कि ये क्या है आपका, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ तक पहले आना पड़ा, फिर इस तरफ आए और फिर हम ऊपर गए, ऐसे पहले यहाँ आए तो आगे तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक गए, फिर इस तरफ आए और फिर ऊपर गए, इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आप प्लेन्स वगैरह बना सकते हैं इसके। ध्यान से देखें, 3D में थोड़ा है तो समझ में आता नहीं है जल्दी, लेकिन फील करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है। तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स, जो कि हो जाएगा आपका ए कॉस अल्फा, ठीक है। ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, बीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, बोलो, इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होगा वो क्या हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। और जेड एक्सिस से सपोज ये एंगल बनाता है आपका गामा, तो जेड एक्सिस के अलोंग इसका क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा। तो इसको हम लिखेंगे ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है तो आपको एक रिलेशन और पता चलेगा इसमें, अभी थोड़ा रुक करके बताएंगे, पहले से समझो तुम। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, ए है, ठीक है। और यहाँ पे देखना आप क्या बोलते हैं, ए कॉस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। इसका मतलब ए एक्स क्या हो गया आपका, ए कॉस अल्फा है, ए वाई जो है आपका वो क्या है, ए कॉस बीटा है, और ए जेड क्या है आपका, ए कॉस गामा है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अच्छा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा,
ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब एक चीज़ और पता चलेगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होता है ये आपका क्या होता है, 1 होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर कभी भी किसी वेक्टर में आपको दो एंगल दे रखे हो, अल्फा और बीटा दे रखा हो, और आप मतलब बोले कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, तो जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो जेड एक्सिस से एंगल जो गामा बनाएगा वो इस इक्वेशन को यूज करके आप निकाल सकते हैं। मतलब कोई दो एक्सिस का एंगल दे रखे हो और तीसरे एक्सिस का पूछ ले रहे हैं, तो कैसे फाइंड करोगे, आप फाइंड करोगे इस इक्वेशन में पुट करके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360 मत कर देना, उससे नहीं आएगा तुम्हारा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक वेक्टर को डिवाइड करना उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो होता है वो ए कॉस अल्फा होता है, जो कि अल्फा क्या है आपका एंगल जो कि एक्स एक्सिस से बना रहा है, वाई एक्सिस से जो बना रहा है एंगल वो बीटा होता है, और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो गामा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो ये आपका था वेक्टर्स का कॉम्पोनेंट करना। ठीक है, इसके नोट्स यहाँ से आप ले सकते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर, जो कि आपको शुरुआत में बताया था। ठीक है, तो ये कहानी।